अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। ये गाड़ी जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये किसी शहरी की नहीं बल्कि एक ऐसे ग्रोह की है जो इस गाड़ी को इस्तेमाल करके शहरियों को वर्गला फुसला कर अपने साथ गाड़ी में बिठाते थे और रास्ते में उनके साथ वारदात कर लेते थे। इस ग्रोह के अंदर एक खातून और 3 मर्द शामिल हैं और ये ऐसे सादा लोग खवातीन को अपना निशाना बनाते थे जो घर से किसी जगह मुसाफत के लिए निकलती थी और पार्किंग स्टैंड्स पे या बस स्टॉप पे जाके खड़े होते थे और फिर ये उनको लिफ्ट देने के बहाने लूटते थे। मुलजमान ने अब तक लाहौर में कितने वारदातों का इंकशाफ किया है, कितने लाखों रुपए वो अब तक बटोर चुके हैं और कितनी जायदाद बना चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे ना सिर्फ मुलजमान से बल्कि मुद्दइयों से जिनके साथ ये वारदातें हुई हैं और पुलिस से जिन्होंने गिरफ्तार करके उनसे अब तक तफ्तीश की है। सीआईए सिविल लाइन ने एक ऐसे ग्रोह को पकड़ा है जो नौसरबाजी करते थे और नौसरबाजी का इनका तरीका भी मुख्तलिफ था। इन मुलजिमान ने गाड़ी रेंट खरीदी हुई थी जिसके अंदर एक खातून भी इनके साथ सवार होती थी और खातून किसी न किसी स्टॉप के ऊपर खड़े होकर जो खवातीन वहाँ पे मौजूद होती थी उनको वर्गला फुसला कर अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती थी और वारदात कर लेती थी। और अगर वो लोग बआसानी तरीके नहीं बैठते थे तो फिर उनको ज़बरदस्ती जो मर्द मुलजिम थे उनकी मदद से गाड़ी में बिठाया जाता था, वारदात की जाती थी और फिर किसी इलाके में जाकर उतार दिया जाता था। 3 मर्द और 1 खातून मुलजिम को सीआईए सिविल लाइन ने गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमान से जानते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या था कि लाहौर में पहले भी बहुत से नौसरबाज फिर रहे हैं, एक और नया नौसरबाजों का ग्रुप ये कहाँ से आ गया? तुम्हारा नाम क्या? फ़कीर हुसैन। फ़कीर हुसैन, तुम क्या करते हो? मैं सर ड्राइवरी करता हूँ। किसकी? इनके नौसरबाजों के साथ होता हूँ मैं। अच्छा, और कब से गाड़ी चला रहे हो? ये मैं 10 साल से चला रहा हूँ। और वारदातें कब से कर रही हैं लोग? ये मेरे साथ 10 साल से इकट्ठे ही हम चल रहे हैं। 10 साल से वारदातें? जी 10 साल से जा रहे हैं। अलग-अलग शहरों में जाते हैं, जहाँ मुझसे गाड़ी मांगते हैं मैं गाड़ी देता हूँ। औरत हो या औरत को बिठा लेते हैं अंदर गाड़ी में, उससे चीज़ें लेकर उसको एक साइड पे जाके उतार देते हैं रोड पे। अच्छा जी। तो गाड़ी का मालिक कौन है? गाड़ी का मालिक कौसर है और ये काशिफ है। अच्छा, इनकी अपनी गाड़ी है ये? जी, इनकी अपनी गाड़ी इन लोगों ने ना बैंक से लीज से ली है, किसी से खरीदी है गाड़ी। अच्छा जी। तुम्हारा क्या नाम है? जी उमर याद। ये ड्राइवर है, तुम्हारा क्या किरदार है? मैं बस चौकीदारा करता हूँ, जहाँ खड़ा होते ही तो गाड़ी उधर मैं खड़ा होता हूँ, जो जब ये लोग आ जाते हैं इनके साथ बैठकर मैं इनके नहीं, तुम इनकी टीम का हिस्सा नहीं हो? टीम के हिस्सा ही हूँ ना, बराबर ही चलता है ना। हाँ, उनके तो साथ चौकीदारी किस चीज़ की करते हैं? गाड़ी जब जाते हैं ना शहर में खड़े होते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं भी जो कौन सी बीवी आएगी उसको हम घेर कर ले आएंगे, लेकिन उधर गाड़ी पे मुझे खड़ा कर जाते थे। जब गाड़ी आ जाती थी वो बीवी जो कौसर होती थी ना, जो बीवी को वर्क लगा कर गाड़ी में लेकर आती थी, वो गाड़ी में बिठा कर उसके फिर मैं भी साथ बैठ जाता था। कोई कत्ल वगैरह भी किया औरतें? नहीं सर, नहीं कोई कत्ल, कोई ऐसा काम। कोई किसी को जख्मी किया डकैती से? नहीं सर, कोई ऐसा काम। तो फिर किस चीज़ के मुकदमे हैं तुम लोगों पे? ये नौसरबाजी के सर। तुम कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे कोई 8 to 10 दिन हुए। 8-10 दिन हुए? तो उससे पहले क्या करते थे? पहले मैं मालिशी का काम करता था। मालशी का? कहाँ पे? बुर्जी पे? नहीं, फैसलाबाद। फैसलाबाद से वारदातें करते लाहौर आए हो? नहीं, फैसलाबाद में मैं उधर काम करता था ना, मालशियों का? हाँ। तो वारदातें कहाँ करते थे? वारदातें इधर इनके साथ रहा हूँ तो फिर कर रहा हूँ। तो इन लोगों को कैसे तुम मिल गए 10 दिन पहले? ये मेरा भतीजा है। तुम्हारा भतीजा? हाँ। उम्र में तो तुम दोनों एक जैसे लगते हो। नहीं, मेरा भतीजा है। सगा भतीजा? हाँ, सका भतीजा। तो तुम्हें पता था ये वारदातें करता है? हाँ, सभी पता है। क्या क्या इसका तरीकाकार क्या? ये तरीकाकार है, इसके नाले जो बाजी कौसर खड़ी हुए हैं ना, ये मोटर मालिक हैं, एक ही हैं। ये इनके साथ काम करता था। हमारे ये कोरोना की वजह से मालिश का काम कम पड़ गया, मैं इनके साथ आ गया। मैं कहा यार मुझे भी साथ रला लो, इन मुझे लोगों ने साथ रलाया। तरीका ये होता है, कौसर जो होती है वो जाती नीचे शहर में घूमती, उधर वर्क लगा कर किसी बीवी को ले आकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। जब गाड़ी में बैठ जाती, कहाँ जाना है जी? असं लाहौर जाना है जी, मैं भी लाहौर जाना है जी। उन्हें नाल बहा लिया जी बीबी ਨੂੰ, नाल बहा के दे चोर साहब नाल उत्थों टुर पैंदे। उधर रस्ते 'ਚ कह देना ड्राइवर साहब ने जी मेरी चीज़ गुम हो गई गड्डी 'ਚ, वेखो चेक करो। की गुम होया जी? मेरी मुंदरी डिग पई है जी। मुंदरी जी उन्हें आखना जी नहीं, जिंदू दस्सिया कहना जी तुसीं मैनूं नहीं ना मुंदरी दस दिओ मैं तुहानूं ना थाने दे देना। वो कहते कि नहीं जी, उन्हें कहना जी कसम ले लो, न्याय ले लो, तलाशी ले लो।
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਕੌਸਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ला के उन्होंने जनाब अगे बाना देना कर हाथ उत्ते रख के। वो 2 बोतलियाँ होती हैं एक जैसी कपड़े की, वो जो असल होता है वो रख लेंगे, जो नकल होएगा ना वो माई को दे देंगे, ये माई आपकी चीज़ है, आप जाएँ। ये काम बस। ये पिछले 10-12 दिनों में तुमने कितनी वारदातें की? मैं इनके साथ कम से कम कुछ 4 बस। तो फायदा फिर मालशे नहीं सही से? वो ठीक था सर, बस मजबूरी लेकर आ। मजबूरी किस चीज़ की? बस कोरोना की वजह से मालिश का काम। मालिश का काम केड़ा रुक गया? मालिश से ऊंची चल रही सर, कोरोना की वजह से कोई नहीं कराता। अच्छा जी। तुम्हारा क्या नाम है? काशिफ। कहाँ के रहने वाले काशिफ? तांदला मंडी है? तांदला मंडी। तांदला फैसलाबाद के? जी सर, फैसलाबाद। ये भी फैसलाबाद का? ये तुम्हारा सगा चाचा कह रहा है? जी हाँ चाचा। अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? मेरा अब्बू मेहनत मजदूरी करता। क्या मेहनत मजदूरी करता, कोई भी मिल जाए गांव में किसी की नौकरी कर ले जाए। अच्छा, ये जो गाड़ी है सफ़ेद, ये किसकी है? ये गाड़ी हमने ली है बैंक लीज के, किसी से खरीदी है, किश्तों वाली है। हम 2 पार्टनरशिप हैं, ये आंटी कौसर और मैं। आंटी कौसर को कैसे जानते हैं? बस वैसे ही काफ़ी अरसे से जानते हैं, क्योंकि ये इस फील्ड के हैं, काम वाम करते हैं। जिनसे मैं भी मिला हूँ, मेरा भी इनके साथ ऐसे तलक बन गया, तो ऐसे हम ये इकट्ठा काम करने लग गए। कौन सा काम? ये कारोबार नौसरबाजी करते हैं। अच्छा, नौसरबाजी करते हाँ, पहले मैं वैसे और काम करता था। क्या काम करते थे पहले? ये दर्जियों का काम करता था। अच्छा, तो दर्जियों का काम करते करते नौसरबाजी करने का कैसे? वो ऐसे आ गया ना कि महंगाई इतनी होगी, कुछ खाने के लिए मिलता नहीं। 5-5, 10-10 बच्चे हैं, 5-6 बहन भाई हैं कि किसी के कहने पे किए, खुद ही किए 5-10 बच्चे? नहीं, किसी के कहने पे क्यों, खुद ही किए, अपने ही हैं तो खुद ही हुए तो है ना। अच्छा। इसलिए बच्चे हैं छोटे छोटे, कमाने वाला कोई नहीं, खाना तो है ना। लॉकडाउन है, ऊपर से आपको पता हर चीज़ महंगी है। 100 रुपये किलो पाकिस्तान की आटा आबादी कितनी है? होगी कुछ 10-12 करोड़ की तो होगी। चलो, तुम्हारे मुताबिक वैसे 22 करोड़ है, 10-12 करोड़ ही सारे तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान में तो सिर्फ नौसरबाजी रह जाएंगे। ये है ना कि हम कौन सा सर अकेले कर, काफ़ी दुनियाकारी देख के हम भी लोगों की तरह करने शुरू कर गए हैं। यही भी चलो पेट पलता रहेगा, और तो सर इसमें कोई हमने महल तो कोई बनाया नहीं है, खा ही लेते हैं, जो आता है बस खा लेते हैं। हाँ, तो गाड़ियों की किस्तें कैसे देते हो? गाड़ी की ऐसे ही किस्तें हैं, ये गाड़ी का रेंट लेते हैं बस। कितनी वारदातें कर लेते हो दिन में? एक ही हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, वरना बस इससे ज़्यादा नहीं। दिन तो इतना होता है, आपको पता, सारा दिन सड़क ये दिहाड़ी पे रखे घूमना हैं, होता है। कैसे रखे हैं? नहीं, सब इकट्ठे ही हैं, एक जैसे हैं। जितने भी आ जाए, 10,000 आ गया तो हमने सबने इकट्ठा ले लेना है, 20,000 भी आ गया तो हमने इकट्ठे ले लेना है, इससे कर लेना है। कोई किसी का इधर कोई खाता नहीं है। वही है जो खर्चा करते, 10,000 आता है तो 5,000 तो सुबह से लेकर शाम तक लग जाता है, ऐसे सड़कों पे घूम घूम के। वो ड्राइवर को तुम कैसे मिले थे? वो ड्राइवर भी रिश्तेदार है मेरा। वो कहता 10 साल से गाड़ी चला रहा है तुम्हारी? नहीं, मेरी गाड़ी 10 साल से नहीं, ये पहले का करता है काम, तो यही करता है, लेकिन मेरे साथ ही अभी अभी मिला है। तुम कितने अरसे से काम कर? तकरीबन मुझे भी हो गए हैं 2-4 साल तो हो गए। कितने मुकदमे हैं तुम पे? होंगे कोई 2-4 या 5 होंगे या 10 होंगे, कंफर्म नहीं है। अच्छा, कितनी रिकवरी करवाई है तुमने अब तक? वही है सब इधर सबके पास ये करवा रहे हैं फिलहाल। ये कहाँ से पैसे हैं? तुम तो कह रहे हो कि पैसे जो आते थे हम खा लेते थे, तो ये तो लाखों रुपया पड़ा हुआ है। बस सर ऐसे ही है, फिर इकट्ठा भी करके रखे रुके हुए थे, भी कभी पकड़े जाएं तो देने भी था। इसका मतलब इस कारोबार के अंदर काफ़ी बरकत है। बरकत फिलहाल समझ लें तो है भी, तो नहीं भी है। गाड़ी भी तुमने किस्तों पे ली हुई है, लाखों रुपया तुमने रिकवर करा दिया है, पुलिस कहती है गोल्ड शोल्ड भी बरामद हुआ है। सकता फिलहाल करते जो है नौसरबाजी करते हैं सारे, इसमें अपने काम में काफ़ी ग्रिप रखते हो तुम? नहीं, ग्रिप तो है भी तो नहीं भी, वरना फिलहाल तो यही है, बस कमा लेते हैं, खा लेते हैं। क्योंकि पुलिस का काम, हम जुर्म करते हैं, पुलिस पकड़ना तो है, जब जुर्म नहीं करेंगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। फिलहाल इस वक्त तो है यही है कि मेहरबानी करें, हमें माफ़ी दी जाए, हम आइंदा नहीं करें। ये बीबी मर्द तो करते हैं वारदातें, आप इसमें कैसे आ गई? शादीशुदा? जी बच्चे वगैरह हैं? हाँ जी, शौहर शोहर भी है। जिंदा है शौहर? हाँ जी, नशई है। अच्छा, तो फिर आप इस फील्ड में कैसे आ गई? ਬਸ ਸ਼ੋਹਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲਈ। प्लान किसका था? इसका था या आपका प्लान था? प्लान कैसे बनाया, कैसे ये सोचा कि ये ऐसी नौसरबाजी करनी है कि गाड़ी में लोगों को बिठाना है, औरतों को वारदात करनी? ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कितने अरसे से आप काम कर रही है? ये कहता है आप इसको मिली इसी लाइन में पहले थी, 3-4 साल उसको हो गया, आपको कितना अरसा हो गया? 4-5 साल। कौन से इलाकों में वारदातें ज़्यादा करती हैं? ਬਸ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਏ ਗੱਡੀ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ फैसलाबाद ਉਹਦੇ इर्द गिर्द लाहौर भी आई जाइदा है, जितों की सवारी लग जाए, जिथे जाना हो। आप कहाँ की रहने वाली हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद की रहने वाली है जी। किस तरह पता चलता है कि ये जो सामने औरत खड़ी है इसके पास पैसे होंगे? कोई तरीकाकार है? जेवर जुवर पाया ਹੁੰਦਾ बुढ़िया ने, हुलियत भी पता चल जाता है ਤੇ कभी नहीं भी ਹੁੰਦਾ।
बस इस तरह ही है फिर। जिस तरह का हालात जा रहे हैं, कोई किसी के साथ लिफ्ट तो लेता नहीं है, तो आप कैसे कायल करती हैं औरत को कि वो आपके साथ गाड़ी में बैठ जाए? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस उम्र की औरतें जो है वो ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाती हैं? 40-45 साल ਦੀਆਂ बन ਜਾਂਦੀਆਂ। सही, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि नित नए तरीक़ों से वारदातें करने का जो तरीका है हमारे साथ मौजूद शौकत साहब भी मौजूद हैं, तफ्तीशी हैं। ये लाखों रुपया जो है वो इनके पास से बरामद हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो ये नौसरबाजी कर रहे हैं। लाखों रुपया है, असला है। असले की ज़रूरत नौसरबाजों को वैसे पड़ती नहीं है। शौकत साहब से पूछते हैं कि क्यों पड़ती हैं। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि सिर्फ नौसरबाजी करते हैं, गाड़ी में खातून को नहीं बैठा ज़बरदस्ती भी करते हैं। कोई औरत बैठती है ना, जब अगर कोई जेवर ना उतारे तो फिर ये ज़बरदस्ती भी गन पॉइंट पे करते हैं। ठीक है। हाँ, तो बाकी ये है ना, ये बहुत मुनज़्ज़म ग्रोह है। अरसा तकरीबन 10-12 साल से 14 साल से ये करते हैं वारदातें। कभी नहीं पकड़े गए ये लोग पहले? पहले पकड़े गए हैं। उस पर जो फकीर सैन है उस पर 18 मुकदमे हैं पहले। किस चीज़ के? यही चोरी के, डकैती के। तो ये इस पर भी हैं, और तो और ये जो औरत है इस पर भी मुकदमे दर्ज हैं। सीआईए का वैसे मैंडेट नहीं है नौसरबाजों को नहीं गिरफ्तार- नौसरबाज नहीं ना भाई, ये डकैत भी हैं साथ। हाँ, डकैती के पर्चे हैं इनमें? हाँ, डकैती के पर्चे भी हैं। एक बंदे बाकियों का रिकॉर्ड है। दो पे है ना। और जैसे ये खातून बता रही हैं कि 40-45 साल की औरत को देखना जिसने गोल्ड हाँ, छुपाना, उसी को घेरते हैं ना। उसको अगर नहीं बैठती ज़बरदस्ती बिठाते हैं। ज्यादा इनका पसंदीदा इलाका कौन सा है? पसंदीदा इलाका लाहौर भी ख़ास तौर पे है ना। जो बाहर के इलाके हैं, मसलन ग्रीन टाउन हो गया, जोरो टाउन हो गया, उधर जो औरत बाजार में जाती है अकेली। कितनी रिकवरी अब तक इससे हो गई है? ये तो अच्छा खासे पैसे लगे। हाँ, 10-12 लाख रुपया हो गया। 10-12 लाख। ये 5 लाख की तो एक गट्टी होती है। इसमें एक शौकत ही है साहब, ना। लगता है लाख। आप लोग भी नौसरबाजी करने के तो प्लान में नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, अभी और भी होनी है तकरीबन। हाँ, ये बीबी असल ये जैसे ये बता रहे हैं कि लाहौर आप लोगों का बड़ा फेवरेट इलाका है। लाहौर में कौन से इलाके की औरतें जो हैं वो जल्दी बेवकूफ़ बनती हैं? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਲੋ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਦਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜ਼ਰਾ जरा थोड़ा सा वैसे ही बताइएगा कैसे क्या कि औरत को कायल करती है कि मेरे साथ बैठ जाओ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। इनमें से तो कोई एक भी इंसानों वाली शक्ल वाले नहीं, सारे ही फ्रॉडिये लगते हैं, तो इनके साथ बैठ जाती हैं। दाढ़ियाँ देखें, इनकी शक्लें देखें, ये तो शक्लों से लगता है कि फ्रॉडी हैं। ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। हैरानगी की बात है, मुझे उन लोगों की अकलों के ऊपर भी आता है कि जो इस संजीदा मौजू है कि कैसे औरतें जो हैं वो औरतों की बातों में आ जाती हैं और फिर उनके साथ वारदात हो जाती है। लेकिन आप इनको देखें, हमने मुतद्दिद ऐसे केसेस किए हैं, बहुत से लाहौर के अंदर केसेस किए हैं जिसके अंदर नौसरबाजी के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं। अब ये देखें कि कितने क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं ये, कि नित नए तरीके निकालते हैं और फिर शहरियों को उन नित नए तरीक़ों से लूटते हैं और बआसानी फ़रार भी हो जाते हैं। आपने नौसरबाजों की गुफ्तगू सुनी और देखें कैसे मासूम बन रहे हैं कि हम तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमने गलती की है। हालांकि जिन लोगों के साथ ये वारदात होती है या जिनके अहले खाना के साथ, बिलखसूस ख़वातीन के साथ ये वारदात होती है, तो इंसान बिल्कुल 1 मिनट के लिए माऊफ हो जाता है अगर उसको कॉल आए कि आपकी वालदा या आपकी अहलिया के साथ ऐसे वारदात हो गई। और मुलजमा की आपने गुफ्तगू सुनी, मुलजमा ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन को बिलखसूस टारगेट करती थी जो शादी या उम्र रसीदा हों, ताकि वो टारगेट करना जो है वो आसान है। हमारे साथ कुछ मुद्दई मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जब उनके साथ वारदात हुई तो मुकदमा दर्ज कराए हुए थे। उनमें से 2 हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या? अमजद साहब, क्या वारदात हुई, किसके साथ वारदात हुई? वालदा जी कुड़की अस्पताल जा रही ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਬਾਟਾਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਬਾਟਾਪੁਰੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋर्ट दर्ज कराई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੀਏ ਤੋਂ कॉल आई। कितना अर्सा पहले की बात है, कितना अर्सा पहले वाक्य पेश आया था? ये तकरीबन 4-5 4-5 माह में किसी पुलिस वाले ने आपसे कोई रब्ता नहीं कोई किया? रब्ता नहीं। उम्मीद थी कि मुलजिम पकड़े जाएंगे? नहीं सर। तो आपकी वालदा क्या कहती हैं, क्यों वो इन मुलजमान के साथ बैठी? कोई जान पहचान वाले थे इनमें से, कोई जानती बस थी वो किसी का? सादा बंदे ने तो ना गल गली बाती ला के बहा लिया गड्डी च। तो क्या कोई उनके पास सोना शोना उन्होंने पहना हुआ था? कितना नुकसान था? 2 कड़े थे उनके पास। बस 2 गड़े पहने हुए थे। हाँ वो 2 तो वालदा ने क्या बताया 3,000 कि रुपया गाड़ी में बिठा के उन्होंने क्या किया? कुछ पूछा? गाड़ी में बिठाकर पिस्तौल दिखा के जेवर तो उतारा है बस। कोई 2 मारपीट कड़े तो थे, नहीं एक की? कांटा में पिस्टल दिखाया, उन्होंने सारा कुछ दे दिया। सीआईए से वैसे तो हमारी पुलिस से कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है, तो आप 4-5 माह के बाद आपको रैंडमली फोन आया सीआईए से, उन्होंने क्या हाँ कहा? सीए से फोन आया कि तुसी आओ तो असी बंदे फड़े ने, पहचानो आके। तो आपकी वालदा ने में से किसी को पहचाना? हाँ उन्होंने पहचान लिया। किसको? ये 2 लड़के ने जो देखो औरत। सही। आपका क्या मामला है? आपके किसके साथ वारदात हुई? जी मेरी भी वालदा से हुई है। मेरी वालदा रिंग रोड कितनी के उम्र है पास- आपकी वालदा की? मेरी वालदा की तकरीबन 50 साल है। अच्छा। मेरी वालदा रिंग रोड के पास खड़ी थी, वो घर से सौदा सलफ लेने आई थी, तो वो खड़ी थी तो गाड़ी आई है उसके पास, मेरी वालदा के पास। मेरी वालदा को उन्होंने गाड़ी में अंदर बिठा लिया। जबरदस्ती या? नहीं ज़बरदस्ती नहीं, वो औरत निकली है एक, उसने कहा है कि रास्ता पूछा उसने, उसके बाद उन्होंने ना दरमियान में बिठा लिया मेरी वालदा को गाड़ी में और पूछने लगे हैं कहाँ जाना है। मेरी वालदा ने कहा कि मैंने घर जाना है। ठीक है, वो रिंग रोड के साथ साथ यानी कि जो है ना ये लखो डायरी वाली साइड पे चले गए हैं। वो सुनसान जगह देख के उन्होंने ना मेरी वालदा के जेवर वगैरह भी उतार लिया और पैसे थे मेरी वालदा के पास तकरीबन 20-25 हज़ार, वो भी ले लिए। आपकी वालदा क्यों बैठी, कोई बताया उन्होंने? नहीं मेरी वालदा भी ना सीधी सादी है, वो इतना नहीं झंझट में पड़ती। नहीं सीधे साधा तो आपकी बात मान ली, जैसे ये अमजद साहब कह रहे हैं, लेकिन आप ना जानते हैं ना पहचानते, तो माँ जी ने क्या बताया, क्यों बैठ गई वो? सर वो जो औरत थी ना जो जिसने बिठाया था, वो बातों में लेके उसने बिठा लिया। आप लोगों ने पर्चा करवाया था? जी। फिर उसके बाद हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इतना नुकसान हमारा हो गया है। कितने का नुकसान था आप लोगों तकरीबन 2 लाख का नुकसान था। को? अच्छा, तो उम्मीद क्यों छोड़ दी? सर होता ही नहीं ऐसे। क्या कहती थी पुलिस? पुलिस जब भी जाते थे चक्कर लगा के आ जाते थे, हो जाएगा, होता नहीं था। ये काफ़ी 4-5 माह पहले हुआ था हमारा केस। अभी हमारे ये सिविल लाइन थाने वालों ने हमें फ़ोन किया कि आपके इतना चोर पकड़े, आपकी आके निशानदेही करो। ये तो नहीं है कि सीआईए सिर्फ अपना नंबर बनाने के लिए सारी बातें आप लोगों से करवा रही है? नहीं मेरी वालदा ने पहचान रिकवरी मिल रही है आप लोगों को? जी। क्या जो वो कुछ चीज़ें दे रहे हैं, जो 2 लाख का नुकसान था उसमें से कुछ दे रहे हैं? वो जेवर वगैरह भी दिया है थोड़ा सा, तो जो नुकसान ज़्यादा हुआ था पैसे वगैरह उन्होंने दिए। बड़े खुश नसीब है यार। बहरहाल हमारे साथ डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये नौसरबाजी, क्योंकि पुलिस का मैंडेट सीआईए का मैंडेट नहीं है। सीआईए जो वो सिर्फ हीनियस क्राइम्स को देखती है और हीनियस क्राइम्स के अंदर कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती मज़ाहमत और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो आते हैं। तो डीएसपी सीआईए हमारे साथ मौजूद है दानिश आसिफ रंजा साहब, इनसे जानते। दानिश साहब ये बताइएगा कि नौसरबाज तो बहुत मामूली सा काम है और सीआईए ऐसे छोटे मोटे कामों में पड़ती नहीं है, आप लोग इस गैंग के पीछे कैसे पड़ गए? जी उमर भाई, इस तरह के काफ़ी अरसे से लाहौर के मुख्तलिफ थानों से 105 की कॉलें भी आ रही थी, शिकायतें काफ़ी ज़्यादा लोगों की आ रही थी कि एक गाड़ी होंडा सिटी जो 19 मॉडल है ये आती है, जिसमें 3 अफराद एक औरत मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ मकामात से औरतों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेती है और रास्ते में उनका जेवर उतार देती है। और कुछ ये भी शिकायतें थीं कि जी कुछ FIR जो रजिस्टर हुई हैं कि वो आके रास्ता पूछने के बहाने वो गाड़ी में बैठाने के बाद उनके जेवर वगैरह हर चीज़ से वो उनको हर चीज़ लेने के बाद किसी पुरानी जगह पर उनको ये लोग छोड़ देते थे। जी
ठीक है, तो ये मुकदमे जो है ये नौसरबाजी के होते हैं, अगर असला दिखा दें तो डकैती नहीं हो जाती? हाँ जी, FIR तो सरदस्त नौसरबाजी की है, लेकिन असल हकाइक देखे जाए तो ये 392 है, क्योंकि इसका मतलब है कि पुलिस आपके मुताबिक जो ऑपरेशन पुलिस थी वो मुकदमात के अंदराज में भी लेतो लाल से काम लेती रही और उसको मैनिपुलेट करती रही है जी। इसमें मैं अभी आपने जो बाहर चीज़ें दिखाई उसमें तो असला भी मौजूद है। हाँ जी, इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मे भी उन्होंने मुद्दइयों ने वहाँ पे ये चीज़ नाम बताई हो कि जी असले के तौर पे छीना गया है, लेकिन जब इन लोगों को इंटरोगेशन किया गया है और इनसे असला भी रिकवर हुआ है और तकरीबन 19 लाख प्लस रिकवरी और जेवर वगैरह भी रिकवर हो चुका हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बतला दूँ कि ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, तांदला वाला, जड़ा वाला, फैसलाबाद, ये वहाँ के गाँव चोर डकैत लोग हैं। उस घर का कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई डकैत मौजूद ना हो। वो इलाके को अल्लाह की तरफ से बददुआ लगी हुई है। कोई ऐसा वहाँ पे मैंने घर नहीं देखा अपनी CI की सर्विस में कोई घर का कोई फराद जेल ना गया हो। अच्छा, तो इन लोगों को हमने शनाख्त करवाया, काफ़ी ज़्यादा मुद्दई आ रहे हैं हमारे पास और ये कर रहे हैं शनाख्त इनको। इसमें जो काबिल ज़िक्र बात ये है कि कौसर अपने दमाद के साथ मिलकर ये वारदातें करती है। जो औरत बीच में इस्तेमाल हो रही है वो उसका दमाद इकट्ठी वारदातें करती हैं। इनमें से कौन सा वाला उसका दामाद? ये उमर और ये जो कौसर आपस में दमाद और उसास का रिश्ता इनका, और ये गाड़ी भी उन्होंने इसी मकसद के लिए हासिल की हुई है। और यहाँ पर ये बात ऐड करना मुनासिब होगी कि उमर ने अपने ज़ाती 2 बड़े बेहतरीन कोठी नुमा घर बनवाए हुए हैं फैसलाबाद में, इन्हीं पैसों से? और तकरीबन 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नौसरबाजी के अंदर इतना ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो आप लोगों ने 19 लाख से ज़ायद की रिकवरी कर ली है, गाड़ी की किस्तें भी दे रहा है, इसने बैंक से गाड़ी कैसे ले ली, फिर ये घर इसने कैसे बना लिए, कोई इस बारे में? इसमें सर गुजारिश ये है कि तकरीबन 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं। कतरा कतरा से दरिया बन जाता है और मेरा ख्याल है कि डकैती से ज़्यादा पैसे इस चीज़ में है, लोगों के जेवर उतारना। और दिन में जहाँ तक हमारा एक रफ्स अंदाज़ा है ये 5 से 6 वारदातें लाहौर में करते थे। ये स्पेशल फैसलाबाद से वारदातें करने लाहौर आते थे। पहले उस इलाके की रैकी करते थे। इंतहाई कौसर बीबी इंतहाई तेज़ औरत है और ये पहले औरतों को अपने जाल में फंसाना ये अपने माहिर है ये औरत। कोई ऐसा केस आपके सामने है जिसके अंदर कोई मुद्दई ज़ख्मी हुआ हो या मुद्दई ने बताया हो कि उसकी वालदा या बीवी के साथ वारदात हुई और वो ज़ख्मी हुई? हाँ, एक 2 केस हमारे सामने ऐसे आए हैं जिसमें एक में भाई मुद्दई है और एक में बाप मुद्दई है और उसने चलती गाड़ी से बाहर फेंका गया, वो ज़ख्मी हुई है। बल्कि एक औरत जो समीना बीबी है उसका बाजू भी टूट गया हुआ है, जो कि इस चलती गाड़ी से उसे शोर करने की कोशिश की है, ना धक्का दिए थी चलती गाड़ी से जी। और ये इनमें से तकरीबन की डिग्गी में से 5 के करीब नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं, जिससे ये कयासाई की जा सकती है कि ये जब लाहौर से बाहर जाते हैं अपनी नंबर प्लेटें चेंज कर देते ताकि सेफ सिटी के कैमरे में ये लोग ना आ सके जी। बहुत शुक्रिया। दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि बड़ी अनहोनी सी बात है कि CIA जो है वो नौसरबाजों की तफ्तीश करी, लेकिन जैसे उन्होंने बीच में एलैबोरेट किया कि इनके पास से असला बरामद हुआ और ये असले के ज़ोर पे भी लूटते थे, और जैसे मुद्दइयों ने भी आपको बताया कि उनकी वालदा को पिस्तौल दिखा के जो था, जब वो नहीं उतारी थी गोल्ड, तो पिस्तौल उतार के किया। तमाम मुल्ज़िमान जितने भी अभी पकड़े जा रहे हैं, ख्वाह वो नौसरबाज हों या ऐसी वारदातों जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट शामिल है, तो वो यही कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से वारदातें करनी हमने शुरू कर दी, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। इस चीज़ में भी जो माहिर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब वाकई कोरोना की वजह से इतनी गुर्बत मुल्क में फैली है कि लोग वारदातें करने की तरफ चले जाएँ, या ये एक डिफरेंट माइंड सेट है क्रिमिनल माइंडेड लोगों का। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर देखा जाए तो एक औरत जो है वो दूसरी औरत को जाके अपनी गुफ्तगू में इस तरह महव करती है, इस तरह से बहलाती या फुसलाती है कि वो उसकी बातों में आ जाती है और फिर उसके साथ जो मुल्ज़िमान गाड़ी में बैठे हैं उनके साथ बैठ जाती है और उसके साथ वारदात हो जाती है। लेकिन 5 से 6 मिनट का टाइम होता है एक बस से दूसरे बस के आने का, और इसके अंदर ऐसी क्या वो गुफ्तगू करती है कि औरत जो है या कोई खातून जिसको उसने टारगेट करना है मुल्ज़िमा ने, वो उसका टारगेट बन जाती है और वो बासानी उसको गाड़ी में बिठा के उसके साथ वारदात कर लेती है। हमारे साथ हमारे नफ्सियात हुमा शौकत मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इंसान की नफ्सियात क्या मुल्ज़िमान जो इंसान की नफ्सियात से खेल रहे हैं, जो वहाँ पे औरत खड़ी उसकी नफ्सियात से खेल रहे हैं, या
वो किस तरह से किसी को इतनी जल्दी अपनी बातों में जो है वो ला सकते हैं। हुमा, वक्त के लिए शुक्रिया। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम करें उसके अंदर 3 मुलजिम हैं, मर्द और 1 औरत है। औरत बस स्टॉप पे जाती है, वहाँ पे जो भी कोई औरत खड़ी होती है उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करती है और फिर बातों बातों में उसको कहती है कि आप मेरे साथ आए, मेरा भाई आ गया गाड़ी में और मेरे साथ बैठकर चले जाते हैं। एक इंसान कैसे इतनी जल्दी मान सकता है किसी के साथ गाड़ी में बैठने के लिए, अनजान शख्स के साथ? जैसे आपने बताया कि 3 मर्द हैं तो वो यूज करें औरत का, औरत के लिए मतलब ट्रस्ट करना इजी होता है, एक औरत का दूसरी औरत के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इजी होता है, तो वो उसको एज अ विक्टिम यूज करके ठीक है हम इसको लेके चले जाएंगे और ये इजीली इस पर ट्रस्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहता है कि हाँ जी मैं यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चले जाएं, तो वो उस औरत को उस टाइम पे लगता होगा ठीक है हम ईजी है मेरे लिए जाना, मैं कहाँ बैठ के 5-10 मिनट वेट करूंगी बस का और फिर मुझे जाने में भी रश में होगा, तो इसलिए ईजी है कि मैं इसके साथ चली जाऊँ। ठीक है, अब वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो लोग यही साइड जो इसके बैक ऑफ द माइंड जो उनकी साइकोलॉजी है वो यही चीज है कि वो लोग यूज कर रहे हैं वुमेन का, कि वुमेन पे इजीली हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी आप कहें कि इंस्टेड ऑफ मैन आए और वो बोले कि हाँ जी आप चलें, तो वुमेन कभी भी नहीं जाएंगी। एक औरत उसको बोले कि हाँ जी आप आ जाएं, तो वो कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे माशरे में तो आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि किसी गैर के साथ नहीं बैठना, किसी गैर के साथ बात नहीं करनी, किसी गैर से कुछ लेके नहीं खाना। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे जाने शुरू हो जाते हैं तो हम उनको कहना शुरू हो जाते हैं किसी से लेके कोई चीज़ नहीं खानी। फिर जब वो बड़े होते हैं तो आपको बताते हैं किसी से लिफ्ट नहीं लेनी, और फिर हम पूरी ज़िंदगी ये लेसन जो है वो सीखते रहते हैं। तो ना चाहते हुए भी हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि यार किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। और एक औरत जो स्टॉप पे खड़ी है और उसके साथ दूसरी औरत 5-4 मिनट आगे गुफ्तगू करती, तो कैसे इंसान उसके ऊपर यकीन कर लेता? दिमाग क्यों नहीं उस चीज़ को रोकता, क्यों नहीं एक लिमिट्स लगाता? जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े हो गए तो बड़ों को शायद लगता है कि नहीं हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे बच्चों को आप एक बार रिपीटेडली एक चीज़ बताएंगे तो उनके माइंड में खौफ रहता है या उनको होता है कि हमने चीज़ नहीं करनी। लेकिन अब वो ऑब्वियसली बड़े हैं, अगर एक 40-45 ईयर्स की एक औरत है तो उसको तो नहीं पता ना, मतलब वो तो यही समझे कि हाँ ठीक है मेरे लिए रिलैक्स है, मैं इसके साथ चली जाती ईजी होके, तो मैं ईजी और मैं ऐसा जा सकती हूँ, मुझे इसके साथ कोई हार्म नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली अगर उसको देख रहे तो उसको पता है इसके पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे हार्म करेगी, तो कोई मतलब उसका भाई आ रहा है या उसको कोई हस्बैंड आ रहा है तो ठीक है ड्राइव वो करेगा, मैंने तो बस साथ जाना है ना। तो ये एक चीज़ होती है। अब जब मैंने मुलजिमा जो औरत है इसके अंदर उससे पूछा कि तुम किस तरह की खवातीन से करती, तो उसने कहा कि जो उम्र रसीदा औरतें यानी 40 की आखिर जिनकी 40-48 एज है, 50 या लेट 50s में उनको एज करते हैं, ऐसी औरतों को क्या कन्विंस करना आसान है? इनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक अगर आप एक यंग को करेंगे तो ऑब्वियसली वो बोलेगी नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे फैमिली अलाउ नहीं करेगी। जैसे लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, तो ऑब्वियसली फैमिली अलाउ नहीं करती कि आपने किसी के साथ आना है, तो उनके माइंड में वो कहीं ना कहीं वो बात रहती है। और जो जैसे आप कहने की जो लेटर एज की है तो उनको देखे हमारे पास क्या मेरा क्या चुरा लेंगे, अब उनको तो नहीं पता है कि लाइक 2000 या 4000 उनको वो भी चाहिए, तो वो इसलिए इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरी तो इतनी एज हो गई है, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं कही। वही मैंने आपको बात बताई कि उनको यही एक चीज़ है कि हम बड़े हो गए हैं, मतलब हमारी इतनी एज हो गई, हमने दुनिया देखी हुई है, तो हमें किसी से कोई जो है वो हार्म नहीं फील होगा। ये वुमेन तो ये क्या करेगी? और लास्टली ये बताइएगा कि इस केस के अंदर अभी तक जितने भी मुद्दई हैं सारी औरतें हैं, मर्दों का इंतखाब क्यों नहीं किया गया? आपको क्या लगता है कि क्यों वो मर्दों की तरफ वारदातें नहीं कर रहे, सिर्फ औरतों की कर रहे हैं? मर्द में भी वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो अपना डिफेंस कर सकते हैं। और सेकेंडली चीज़ है कि अगर कोई एक औरत मर्द को जाके बोलेगी कि हाँ जी आप आ जाएं, तो वो उसमें भी उसकी बात को ना बने। लाइक अगर मैं एक वुमेन हूँ और मैं जाके किसी मर्द को बोलूँ तो वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा, वो कहेगा उसके बाद। और मोस्टली वो मैन के पास व्हीकल होते हैं, दे कैन यूज देयर ओन व्हीकल। ऐसे वाक़या से बचने के लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? इसके लिए कि आपको सोसाइटी में अवेयरनेस देनी चाहिए, जैसे लोगों को समझ आए कि अभी अगर फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स की लड़कियां औरतें हैं या फिर यंग की हैं, तो ये एक चीज़ है कि हमें किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि कोई भी अगर आया और उसने 1-2 मिनट बात की और हम उसकी बात को मान के हम फिर चले जाते हैं, तो ये दिस इज़ रॉन्ग, हमें ये नहीं करना चाहिए। किसी स्टॉप पे हैं, हम कहीं पर भी हैं, कोई अगर आपको बाजार में कहीं पे भी मिल गई हुई है तो आप किसी की भी बात, क्योंकि एरिया ऐसा चल रहा है कि आपको किसी की बात नहीं माननी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मुलजमान जो है उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ नौइयतों का है। यानी अगर कोई खातून जिसको वो लूटने लगे हैं, अगर वो एजिटेट नहीं करती, वो मज़ामत नहीं करती, तो उसका बस सामान जो है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। अगर किसी खातून को वो गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद वो मज़ामत करती है तो वो पिस्टल दिखा के उसको डराते हैं। ये मुख्तलिफ नौइयत की दफ़ा जो हैं इनके ऊपर लगती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए और जानने के लिए हम इस टाइम सीनियर एडवोकेट सुहेल मुशर्रफ साहब के पास हैं, उनसे जानते हैं। सुहेल साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। एक ग्रोह है जिसके अंदर 3 मर्द हैं और 1 औरत है और एक उनके पास गाड़ी है।
ये बस स्टॉप वगैरह पे खड़ी जो खवातीन होती हैं जिन्होंने गोल्ड वगैरह पहना होता है उनके पास जाते हैं, उनको गुफ्तगू में अपने महब करते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम आपको लिफ्ट दे देते हैं आइए, और उस लिफ्ट के दौरान उनके साथ वारदात करते हैं, कौन सी सेक्शन जो है वो इन मुल्ज़िमान पर लग सकती है? अच्छा, अगर तो जनरल बात करें जो हमारे कानून की ज़ुबान में आमतौर पर बात की जाती है, तो अगर तो वो सिर्फ रास्ते में उसको लूट लें तो उसको रैज़नी कहते हैं, रॉबरी। और रॉबरी में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके पास पिस्टल है, वो कहते हैं कि जी लाइफ इन डेंजर आ सकती है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे या ये पर्स नहीं हमारे हवाले करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, लाइफ थ्रेट देते हैं, तो इसको हम प्रॉपर एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ इसको दिया गया डकैती का, और डकैती में ये काउंट होगा। और डकैती जो है वो बहुत हीनियस ऑफेंस हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी गिना जाता है और बाकी भी। और इसको अगर साबित हो जाए, यानी शनाख्त परेड में मुल्ज़िमान वो जिनके साथ विक्टिम के साथ ये मामला हुआ है, अगर साबित हो जाए तो आम हालात में इसकी बेल भी मुमकिन नहीं है। और दूसरे जो एविडेंसीज यानी दूसरे जो तरीक़ाकार है जिसके अंदर वो खवातीन की गोल्ड वगैरह उतार लेते हैं कोई बहाना बना के, वो इसी के एसेंशियल्स हैं, इसी क्राइम के सब्सिक्वेंट एसेंशियल्स हैं। यानी कोई भी क्राइम मुकम्मल कब होता है? अगर डकैती इस तरह से मुकम्मल होती है, अगर सिर्फ असला दिखाया गया, डराया धमकाया गया, तो उसकी प्रोविजन अलहदा से मौजूद है। ठीक है जी, उसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। 503 में उसकी डेफिनेशन है, 506 में उसकी सज़ा है। ठीक है, उसमें दो तरह की सज़ा है। एक तो है 506 को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो सिर्फ असला दिखाकर डराना धमकाना, वो 506A में आता है, वो बेलेबल इन नेचर है, और उनकी बस आप अदालत में जाते हैं, चल के जमा कराते हैं, आपकी बेल हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड। जो दूसरा हिस्सा है उसमें क्या है, विद क्रिमिनल इंटिमिडेशन है कि हमने कोई फायर किया उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसको नहीं करने, उसकी तरफ करके नहीं किया, बस उसको डराया धमकाया और इस यकीन में ले आए कि अगर तुमने एक सर्टन एक्ट ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मार दूंगी। तो वो जो है वो 506B है, वो नॉन बेलेबल है। उसके लिए फिर 1-2 दिन का नोटिस होके, क्योंकि रिकवरी जो अमूमन उस पर पिस्टल हो चुकी होती है, मुल्ज़िम से फर्दर कोई रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसमें 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसमें बेल हो जाती है। क्योंकि किसी भी मुल्ज़िम को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, और सब्सिक्वेंट जब पाकिस्तानी लॉ में आते हैं हम, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस का जो कोड है वो इतना कॉमन है कि वो कहता है कि किसी भी मुल्ज़िम को उस वक्त तक मुजरिम ना कहा जाए जब तक वो मुजरिम साबित ना हो जाए। तो साबित ना हो जाए वाला जो प्रिजम्पशन है वो जहन में रखकर यहाँ पे बेल ग्रांट होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा सुहेल साहब कि आपका इतना वसी तजुर्बा है, खवातीन जो वारदातों में मुलविस होती हैं उनको कभी सज़ा होते नहीं देखा, और इस केस के अंदर भी खातून जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं हुआ, बाजी माफ़ी वो इसलिए कि हमारी सोसाइटी का एक फिनोमेना है। हमारी सोसाइटी का फिनोमेना ये है कि जी बच्चा और औरत इनके साथ नरम रवैया रखा जाए। ये सिर्फ हम बीइंग ह्यूमन इख्तियार करते हैं, फिर बीइंग ह्यूमन क्योंकि जजेस भी ह्यूमन हैं, पुलिस वाले भी ह्यूमन हैं, तो वो एक इंसानियत के नाते एक नरम रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन असल में जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिम है, जो सही कल्प्रेट है, वो इनको एज अ टूल यूज़ करते हैं। और इनको टूल यूज़ करके वो जब भी इनकी बेलों वाला मैटर आता है, तो किसी खतून की बेल एज अ वुमेन होने के नाते होती है, तो वो बाकी भी सारों की बेलें इसी बेस पे अप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि जी सेम रोल है, सेम मामला है, तो लिहाजा इंटाइटल फॉर बेल सारे हैं। कौन से ऐसे कोई आपके जहन में आते हैं, कौन सी ऐसी पीनल कोड की सेक्शन है जिनके अंदर औरत की जमानत नहीं होती? सबसे ज़्यादा तो जो जिनमें बेल भी बहुत कम कंसिडर की जाती है, 309 में अगर अकेली अक्यूज़ औरत है तो 302 में भी उसकी बेल नहीं होती। फिर डकैती में अगर उसकी शनाख्त परेड हो गई, यार वो अकेली है, उसका कोई को अक्यूज़ नहीं है और एविडेंस ऐसी मौजूद आ जाती है, तो फिर भी उसकी नहीं होती। और ख़ासतौर पर जो दहशतगर्दी के जो स्पेशल लॉ है उनमें तो सज़ाएँ होती हुई देखे भी है हमने। तो जितनी भी हमने आपसे डिस्कशन की इन मुल्ज़िमान के हवाले से, आपको लगता है कि ये मुल्ज़िमान बहुत जल्द, यानी अभी तो पुलिस रिकवरियाँ वगैरह कर रही है और गिरफ्तारी नहीं डाली, जब गिरफ्तारी डालेगी और चलान जमा कराने का नौयत आएगी, बारी आएगी, तो ये बहुत जल्दी सारे बाहर होंगे? ये तो अब पुलिस की डोमेन है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंप्लीट करनी है, एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करनी है। अब डिपेंड हमेशा प्रोसिक्यूशन पे करता है, पुलिस पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी वो इन्वेस्टिगेशन करती है, कितनी लिंक्ड अप करती है, कितने मामलात को सब जोड़ती है, कितने सबूत फराहम करती है, और कितने हालात जो हैं वो इकट्ठा करके बताती है, और कितने विक्टिम्स जो हैं उनको गवाही के लिए सामने लेके आते हैं। गवाह
अदालतों में आते नहीं हैं। अगर पुराना केस हो जाए साल 8-10 महीने का और फिर गवाह जो है वो सामने है, तो कोई उसके अंदर कोई कमी पेशी होती है या सजा? कई दफ़ा वो क्योंकि शक्लें एक जैसी होती हैं, वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो फिर कहते हैं कि शायद ऐसा हो। इस तरह के जब वर्ड आ जाता है तो डाउट आ जाता है। जहाँ पे डाउट आ जाता है तो वहाँ पे बेनिफिट हमेशा अक्यूज को मिलता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में सजाएं नहीं मिलती, क्योंकि जो जनरल जो लॉ है, वैसे भी एक जनरल कहावत यही हमारे लॉ में चलती है कि एक मासूम को गुनाहगार करने से बेहतर है कि 100 गुनाहगारों को छोड़ दिया जाए। तो 100 गुनाहगारों को छोड़ने के चक्कर में उसी कोटेशन को लेके सारे फायदा उठाते हैं। फायदा इस चीज़ का उठाते हैं कि किसी एक बेगुनाह को सजा ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे कानून सोहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर की अगर सिर्फ बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जिस तरह के नौसरबाजी के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह की जीनियस आइडियाज़ के साथ और क्रिएटिविटी के साथ मुल्ज़िमान सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर फ़नकारों की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोहेल मुर्शिद साहब ने कहा कि मुल्ज़िमान को हमेशा कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग दोबारा बाहर आते हैं और वारदातें करते हैं। आपने मुल्ज़िमान के मुंह से सुना कि वो कोई 10-12 साल से वारदातें कर रहा है, कोई 6-7 साल से वारदातें कर रहा है और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। इस दफ़ा पकड़े गए हैं तो वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि खातून होने का बहुत बड़ा एज हासिल है इस ग्रुप को, तो जब खातून को ज़मानत मिलेगी तो मुल्ज़िमान को भी ज़मानत मिलेगी और ये दोबारा बाहर आ जाएगा और इसी तरह से वारदातें करेंगे। लेकिन इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट का जो कहना है वो काफ़ी अहम है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोगों के ऊपर इतनी जल्दी एतबार करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 5-7 मिनट की आपकी स्टॉप के ऊपर खड़ी मुलाकात हुई और आपने उसके ऊपर यकीन कर लिए तो ये आपका कसूर है, और अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।